हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करीमनगर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने पॉलिटी की लास्ट क्लास में आपके साथ में मूलाधिकार डिस्कस किया था, आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और इस वीडियो की या इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और बढ़ते हैं अपनी इस क्लास की ओर। आज मैं बात करूंगा आपके साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार की। जैसा कि इससे पहले मैं आपके साथ में समता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर चुका हूं। बात कर लेते हैं पिछले क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसा कि मैंने बताया था कि मूलाधिकार की बात करें तो सर्वप्रथम मूलाधिकार का जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में डिस्कशन हुआ था मूलाधिकार का। ठीक है, आप याद रखेंगे मूलाधिकार का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ हुआ था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि मूलाधिकारों को, ये जो भाग 3 है मूलाधिकार, इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हमारे भारत के मूल संविधान में 7 मूलाधिकार थे। भारत के मूल संविधान में 7 मूलाधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने बचे हैं? 6 मूलाधिकार बचे हैं। जो एक मूलाधिकार हटा दिया गया है वो है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के मूलाधिकार सूची से हटा दिया गया है। इसे भाग 12 के तहत आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और हमने 6 मूलाधिकार जो बताए थे आपको, उसके साथ में मैंने प्रारंभिक 2 मूलाधिकारों को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें से समता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार था अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। उसी में तीसरा अधिकार आज मैं लेकर के आया हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तो बात करते हैं इसकी, इस मूलाधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कह रहा है, इसमें अनुच्छेद 23 से 24 है, यानी 2 आर्टिकल पढ़ने हैं। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये कह रहा है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। आप इस लाइन को समझ लीजिए, आपका अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। अब मानव दुर्व्यापार का तात्पर्य जानते हो? मानव दुर्व्यापार का तात्पर्य है मानव का वस्तु के समान क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए, और वैश्यावृत्त, ये दोनों ही क्या है? प्रतिषेध हैं इस अनुच्छेद के तहत। और बलात् श्रम का तात्पर्य बंधुआ मजदूरी से है। ठीक, आप याद रखेंगे, बलात् श्रम मतलब बेगार, मतलब किसी व्यक्ति से आप काम करा लें, उसे पैसा ना दें, उसे उसका मेहनताना ना दें, तो इसको बेगार कहते हैं। जैसे हमारे प्राचीन समय में जाइए तो लोग क्या करते थे, लोगों से मजदूरी करा लेते थे और उन्हें पैसा भी नहीं देते थे। ठीक, उन्हें मारते अलग से थे अगर वो पैसा मांग दें। तो है ना, इस टाइप के जो काम है आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या है? मानव का वस्तु के समान क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए, कि वस्तु की तरह खरीद लिया बेच लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैश्यावृत्ति, ये प्रतिषेध है मानव दुर्व्यापार के तहत। ठीक, और बलात् श्रम मतलब बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं कर सकते हैं। ये सब 3 चीजें जो हैं, ये तीनों अनुच्छेद 23 के तहत क्या कर दी गई हैं? प्रतिषेध कर दी गई हैं। ठीक है, और ये बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था, आप याद रखेंगे। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था, ये याद रख सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, अगर नहीं, लेकिन बल्कि आप ये जरूर याद रखेंगे कि अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव दुर्व्यापार है एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है। ये मानव दुर्व्यापार क्या है मैं बता चुका हूँ, बलात् श्रम क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। आशा करते हैं आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 24। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? फैक्ट्री, कारखानों और खानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब फैक्ट्री हो गया, कारखाने हो गया, आप इनमें बालकों के नियोजन मतलब बालकों को कार्य के लिए नहीं लगा सकते हैं। ठीक, ऐसा इस अनुच्छेद के तहत प्रतिषेध किया गया। लेकिन कब? 18 वर्ष तक के बच्चों को। किसके? 18 वर्ष। पहले इसमें 14 वर्ष तक था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? 18 वर्ष तक कर दिया गया। इसमें परिवर्तन कर दिया गया इस अनुच्छेद में, कि पहले तो ये था कि 14 वर्ष के बच्चों को आप फैक्ट्री, कारखानों और खानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध था। मतलब फैक्ट्री, कारखानों और खानों में, आप ये जोखिम भरे खानों में आप 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या परिवर्तित कर दिया गया? अब इसमें 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल कर दिया गया है, कि 18 वर्ष तक के बच्चों को आप फैक्ट्री, कारखानों और जोखिम भरे खानों में आप इनको नियोजित नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया वो आर्टिकल। दूसरी बात क्या कर रहा है? बाल श्रम अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 में आया था, आप याद रखेंगे। दूसरी बात, वर्ष 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू
होटल और नियोजन पर रोक लगा दी। जैसे जो होटल में खाना सर्विंग के लिए और एक तरीके से साफ सफाई के लिए जो बच्चे रख लिए जाते थे, नौकर चाकर रख लिए जाते थे, छोटे कम युवा कम एज के लड़के, ठीक, वो सब प्रतिषेध कर दिए। घर में जो नौकर रख लिए जाते थे, छोटे बच्चों को रख लेते थे, 14 साल या 12 साल के बच्चों को रख लेते थे, ठीक, नौकर के रूप में, वो सब क्या कर दिया गया, वर्ष 2000 से प्रतिषेध कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे आर्टिकल कि आर्टिकल 24 क्या कहता है कि फैक्ट्री कारखानों आदि के में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ये पहले 14 वर्ष था, परंतु अब 18 वर्ष तक, मतलब 18 वर्ष तक के बच्चों को आप ऐसे कामों में आप नहीं लगा सकते हैं। और वर्ष 2006 से सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकर और होटलों में लगाने से भी प्रतिबंधित कर दिया, आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। बाल श्रम अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आ सकता, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दूसरे चौथे मूलाधिकार की। ये चौथा है, ये चौथा मूलाधिकार है। ठीक है, ये चौथा मूलाधिकार है आपका, और ये आपका तीसरा मूलाधिकार था। एक मिनट, ये आपका तीसरा मूलाधिकार, इससे पहले 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये चौथा मूलाधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 से 28। इसमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 25 कहता है कि लोक स्वास्थ्य, अनुच्छेद 25 कहता है कि लोक स्वास्थ्य सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब इनके जो इनसे संबंधित जो नियम है इनके अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 आपको देता, मतलब अनुच्छेद 25 कहता है कि आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन होते हुए आप किसी भी धर्म को आप मतलब अपनाने के लिए, उसे आबाद रूप से मानने के लिए, या उसके जैसे आचरण करने के लिए, या उसका प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो इस अनुच्छेद के तहत सरकार उसे दंडित कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, यह अनुच्छेद 25 के तहत आता है, आप याद रखेंगे। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, कृपा मतलब नहीं वही चाकू टाइप का होता है ना, उसको धारण करना, ये तलवार, ये चाकू धारण करना क्या है कि इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एक तरीके से अनुच्छेद 25 के अंतर्गत शामिल है, इसे हथियार की श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। आर्टिकल 25 को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मन है तो हम कवाली कर सकते हैं, हमारा मन है तो हम जागरण करा सकते हैं, हमारा मन है तो हम गणेश जी की क्या बोलते हैं, गणेश मूर्ति का वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक, गणेश महोत्सव मना सकते हैं। ये हमारी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है, या इसके लिए हमें कोई दंडित नहीं कर सकता। ये हमारे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की हमको स्वतंत्रता दी गई कि किसी भी, जैसे हम भागवत करा दें या कथा करा दें, ठीक है, ये जागरण कर दें, ये सब हम करा सकते हैं, इसके लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है। मतलब तो वही कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, वो किसके तहत है, आर्टिकल 26 हमें अधिकार देता है कि आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, इसके लिए हमें कोई व्यक्ति दंडित नहीं कर सकता। अगर ये ऐसा में करते समय कोई व्यक्ति हमें रोकता है तो हम इस अनुच्छेद के तहत उसे सरकार दंडित भी कर सकती है। ठीक है, आशा करते होंगे आपको 2 आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अगर किसी विशिष्ट धर्म, मतलब पर्टिकुलर किसी धर्म के विकास के लिए मतलब पैसा लगाता है या उससे चंदा लेता है या कुछ भी करता है, तो उसके करों के समुदाय में स्वतंत्रता है। मतलब उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, वो चीज, वो रकम जो होगी वो क्या होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उसको आप कर मुक्त होगी एक तरीके से। तो कहता है करों के समुदाय में आपको स्वतंत्रता है, मतलब कर आपको नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्वतंत्र है। इस आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। और इसी से आपको पता है इस आर्टिकल का प्रयोग आजकल जानते हो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में बहुत होता है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े लोग 10 लाख रुपए चंदा देते हैं, 1 करोड़ रुपए जानते हो ब्लैक से व्हाइट करा लेते हैं। ठीक, तो ये तरीका है ब्लैक से व्हाइट कराने का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य निधि से पूर्णता किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य निधि से पूर्णता, ये वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राज्य निधि से पूर्णता किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसा कोई शिक्षण संस्थान जिसमें राज्य का पैसा लगा हो या राज्य द्वारा पूरा रख रखाव करता हो उसका, या राज्य द्वारा वो मान्यता प्राप्त करता हो, ठीक, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब राज्य निधि से पूर्णता किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो
उसमें राज्य का पैसा लगा, अगर उसमें राज्य का पैसा लगा है तब भी, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है तब भी, या राज्य उसका अगर पूरा रख रखाव तक ही रख रहा है तो तब भी, मतलब राज्य द्वारा, मतलब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल में या गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा प्रमाणित किसी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद उसको क्या करता है, बैन करता है, या अनुच्छेद 28 उसे प्रतिबंधित कर देता है। तो आशा करते हो आपको दोनों आर्टिकल ये भी क्लियर हो गए होंगे कि ये आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 क्या है। तो ये भाग 4 जो है, मतलब जो चौथा जो आपका मूलाधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 25 जो है वो आपको किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, तो उसे स्वीकार करने तथा उसके जैसे आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, परंतु लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता, मतलब अगर किसी विशेष धर्म की हम विकास करने की बात कर रहे हैं तो उसमें जो पैसा होगा उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें जो पैसा लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य निधि से पूर्णतः किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब चाहे सरकारी स्कूल की बात कर लो या ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर स्कूल है जिसे गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया, मान्यता प्राप्त है, या तो ऐसी, या कोई ऐसा स्कूल है जिसका राज्य पूरा रख रखाव रख रहा है, तो ऐसे स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि आपको पता है हमारा देश क्या है कि ये हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए आप वो किसी धर्म की प्रचार नहीं कर सकता है। आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपने 5वें मूलाधिकार की। कह रहा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कह रहा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। कह रहा अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, और हितों में किसका संरक्षण है? तो कह रहा भाषा, लिपि और संस्कृति का। मतलब अल्पसंख्यक समझते हैं आप, अल्पसंख्यक उनको कहा जाता है जिनकी जनसंख्या समाज में कम होती है, जिस जाति की संख्या समाज में कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाते थे। ठीक है जी, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग मतलब कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना हमारे राज्य का धर्म है, हमारे देश का धर्म है, हमारी सरकार का धर्म बनता है कि वो उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करे। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों, भाषा, लिपि और मतलब उनकी भाषा की, उनकी लिपि की, उनकी संस्कृति की, इन सब की रक्षा करेगा। ठीक, ये अनुच्छेद 29 इस बात को कहता है। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 29 क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक क्या है मैंने बता दिया कि ऐसा वर्ग, ऐसी जाति जिसकी संख्या समाज में बहुत ही कम है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है तो वो किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। इन दोनों का अधिकार उसे अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अगर कोई इसको इस कार्य के लिए रोकता है तो सरकार उसे दंडित कर सकती है। ठीक, तो आशा करते होंगे आपको ये दोनों आर्टिकल भी क्लियर हो गए होंगे कि अनुच्छेद 29 के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया हो गया होगा। तो ये कुछ मैंने मूलाधिकार आपके साथ में 3 डिस्कस किए, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार डिस्कस किया, एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस किया, और एक आपके साथ में हमने संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार डिस्कस किया। तो ये कुछ आधे अनुच्छेद थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। टेस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का वीडियो मैंने छोटा इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो कुछ बच्चों की कंप्लेन आ रही थी सर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इसे कई पार्टों में कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो का जो भाग 3 की जो PDF होगी वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी आप लेक्चर देखिए, इसकी PDF की जो लेक्चर है उसको मैं एक साथ प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, वरना अलग अलग दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए भाग 3 की एक PDF पूरी बना दूंगा, उसी के साथ आप ये तीनों वीडियो को लिंकअप कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टेस्ट की ओर। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शन में आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 है। दोस्तों आपके मन में आंसर आ गया होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो कहता सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन, इसके तो है। स्वास्थ्य के अधीन, इसके भी है। सदाचार के अधीन, इसके भी है। मानववाद के अधीन, इसके नहीं है। तो ये गलत है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानववाद। यानी संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के। हमने बताया अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सार्वजनिक व्यवस्था यानी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन किसी भी उपबंध को छोड़ करके, है ना, इसके अधीन मतलब छोड़कर आप किसी भी, आपको अनुच्छेद ही दिखा देते हैं। ये अनुच्छेद, ये देखिए बताया था लोक व्यवस्था, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की और किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब देखो दिए नाम मेंशन कर देते, लोक, स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब इन उपबंधों के अधीन रहते हुए आप ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन तो है, स्वास्थ्य के भी अधीन है, सदाचार के अधीन, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 बिल्कुल करेक्ट है ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये पढ़ाया नहीं, ये भी आपको बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद यही है। उसके बाद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 21 ये गलत है। ये अनुच्छेद 21 नहीं है, ये अनुच्छेद 30 है। ये अनुच्छेद क्या है? 30 है। अल्प शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये क्या है? आर्टिकल 30। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? मतलब आर्टिकल जो 25 है हमारा, इस 25 आर्टिकल में ये जो हिंदू शब्द आया है ये किससे संबंधित नहीं है? बौद्धों को संबंधित है, जैनों को, ये जैनों से संबंधित है, पारसियों को, सिखों को कपाट धारने की स्वतंत्रता है, पारसियों को नहीं है, ये गलत है। पारसियों को नहीं है, ये गलत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। बाकी अनुच्छेद 25 में जो भी बात होती है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख, इन तीनों की बात करता है। हिंदू धर्म में इन तीनों को सम्मिलित किया गया, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया। आप ये याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धर्म पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिए 4। स्वतंत्रता का अधिकार तो है, धर्म पालन का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, समान आवास का अधिकार ये गलत है। ठीक, भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार जो है ये प्रदान नहीं करता कि सबको समान आवास दिया जाएगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि ए ऑप्शन इसका गलत है। ये अधिकार प्रदान नहीं करता, समान आवास का अधिकार भारतीय संविधान हमें प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया है, इसकी PDF मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं पूरा वीडियो डिस्कस कर लूँगा तो एक साथ इसकी PDF आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।